हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बैकबेंचर नोट्स। तो आज के इस वीडियो में रिस्पायरेटरी सिस्टम पे एक्ट कर रहे जो ड्रग्स थे उसके 3 टॉपिक्स रह गए थे। ये 3 टॉपिक्स काफ़ी छोटे छोटे हैं जो है एक्सपेक्टोरेंट्स, नेज़ल डिकंजेस्टेंट और रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स। इस 3 को हम लोग आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे और इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक ओवर हो जाएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा पहला छोटा टॉपिक है वो है हमारा एक्सपेक्टोरेंट्स। तो सिंपली पहले ये जान लेते हैं कि एक्सपेक्टोरेंट्स होता क्या है। तो एक्सपेक्टोरेंट्स वो होता है जो हमारे कफ को बॉडी से एक्सपेल आउट करने में हेल्प करता है, यानी कि वो ड्रग जो प्रमोट करता है जो हमारे एयर पैसेज में जो भी सिक्रीशन या फिर जो कफ हमारे एयर पैसेज में एक्यूमुलेट हो गया है उसे बॉडी से एक्सपेल आउट करने में एक्सपेक्टोरेंट्स हमारी हेल्प करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स से रिलेटेड हमने पिछले वीडियो में एक टॉपिक पढ़ा था जो कि था एंटीट्यूसिव्स। तो एंटीट्यूसिव्स और एक्सपेक्टोरेंट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि दोनों हमारे कफ के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, पर कंफ्यूज नहीं होना है। इन दोनों का बेसिक डिफरेंस ये है कि एंटीट्यूसिव जो होता है वो हमारे कफ को सप्रेस करता है, यानी कफ के जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसे कंट्रोल रखता है, सप्रेस करता है। और एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करता है, एक्सपेक्टोरेंट्स उसी कफ को सप्रेस नहीं करता, हमारे बॉडी से एक्सपेल आउट करता है। तो एंटीट्यूसिव तो हमारा हो चुका है, एक्सपेक्टोरेंट्स हम लोग देखेंगे। तो दीज आर दोज ड्रग्स विच प्रमोट द सिक्रीशन ऑफ स्प्यूटम बाय द एयर पैसेज एंड यूज टू ट्रीट कफ, यानी कि कफ के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है और प्रमोट करता है एयर पैसेज में जो भी कफ हमारा एक्यूमुलेटेड है उसे बॉडी से एक्सपेल आउट करने में। ठीक है, ये बेसिकली करता क्या है, ये क्या करेगा, हमारे जो ब्रोंकियल सिक्रीशन होते हैं ना उसको इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ करके हमारे बॉडी में उस पैसेज में रिलीफ प्रोवाइड करता है। जैसे जो म्यूकस होता है, कफ काफ़ी कॉमन सी चीज़ है, सभी को होता है, तो सबको पता होगा कि जो म्यूकस होता है जो हमारे कफ में होता है उसकी विस्कोसिटी यानी कि उसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो नहीं पाता ईजिली। उसके लिए हमें ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करता है बेसिकली कि उस म्यूकस की जो थिकनेस है या फिर जो विस्कोसिटी है उसको रिड्यूस कर देता है। विस्कोसिटी रिड्यूस कर दिया मतलब जो थिकनेस थी उसे रिड्यूस किया, यानी कि उस म्यूकस को थिन करेगा और जैसे ही थिन हो जाएगा हमारे बॉडी से उसे एक्सपेल आउट करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, दीज ड्रग ईदर इंक्रीजेज द वॉल्यूम और डिक्रीजेज द विस्कोसिटी और बोथ, या तो हमारे जो गले में जो कफ जमा है या एक्यूमुलेटेड है उसके वॉल्यूम को ये इंक्रीज़ करेगा या फिर उसके विस्कोसिटी को डिक्रीज़ करेगा। ये दोनों रिलेटेड ही हैं क्योंकि जैसे ही हमारे म्यूकस या फिर जो कफ है उसकी विस्कोसिटी हम लोग कम करेंगे उसकी वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और फिर वो बॉडी से हमारे निकल जाएगा। और ये जो पूरा प्रोसेस जो अभी ऊपर देखा, थिकनेस को डिक्रीज़ करने का, विस्कोसिटी डिक्रीज़ करने का, ये सब होता कैसे है, कैसे होता है, तो जो हमारे जो गले में जो सीलिया होते हैं, सीलियरी एक्शंस वो करते हैं जिसके वजह से हमारे गले में कफ वाले जो एक्शन होता है वो होता है और उसके वजह से फैसिलिटेट करता है हमारे कफ को बाहर इजेक्ट करने में। तो बेसिकली एक्सपेक्टोरेंट्स यही था, एक्सपेक्टोरेंट्स हमारे गले से उस कफ को निकालने में हेल्प करता है। अब इसका क्लासिफिकेशन, बेसिकली एक्सपेक्टोरेंट्स को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक होता है सिक्रीशन इन्हेंसर्स और दूसरा होता है म्यूकोलाइटिक्स। जैसा कि अभी ऊपर बताया कि एक्सपेक्टोरेंट्स या तो हमारे जो कफ है उसकी वॉल्यूम को बढ़ा देगा या फिर उसके विस्कोसिटी को कम कर देगा। विस्कोसिटी को कम करने का मतलब उसके थिकनेस को कम करना। तो भाई यहाँ पे सिक्रीशन इन्हांसर करने का मतलब कि जो गले में जो ब्रोंकियल सिक्रीशन हो रहा है उसको इंक्रीज़ करेगा। जैसे इंक्रीज़ होगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हमारा इजेक्ट हो जाएगा। दूसरा होता है म्यूकोलाइटिक्स। लाइटिक्स का मतलब होता है जो लाइसिस करके यानी ब्रेक डाउन करें, और म्यूको मतलब म्यूकस की बात, यानी म्यूकस का ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसेस है वो म्यूकोलाइटिक्स है। अब सिक्रीशन इन्हांसर्स में कौन कौन से ड्रग्स आ जाएंगे, जैसे हो गया हमारा पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, वसाका, अमोनियम क्लोराइड और गुआफेनिसिन। ये सारे जो हमारे सिक्रीशन इन्हांसर्स हैं ये सिक्रीशन को इन्हांस करेंगे जिसके वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा और फिर बॉडी से इजेक्ट होगा। दूसरा जो था हमारा म्यूकोलाइटिक्स, उसके एग्जाम्पल्स हैं ब्रोमहेक्साइन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइल सिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन। ये सारे बेसिक म्यूकोलाइटिक्स हैं जो एज एक्सपेक्टोरेंट्स हम कॉमनली यूज़ करते हैं। अब पहला हम लोग देख लेते हैं सिक्रीशन इन्हांसर्स। जैसा कि बताया फार्माकोलॉजी में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो हमें वो भी देखना है। पहला हमारा था सिक्रीशन इन्हांसर्स। क्या करता है ये, ब्रोंकियल सिक्रीशन को इंक्रीज़ करेगा,
ये जो इंक्रीज़ करने का प्रोसेस है ये दो तरह से होता है। पहला होता है हमारा कि ये डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देगा, दूसरा होता है रिफ्लेक्स स्टिमुलेट करेगा। अब डायरेक्ट स्टिमुलेंट्स क्या होता है, ये क्या करता है कि जो एक्वस सिक्रीशन होता है हमारे ब्रोंकस में, ब्रोंकियल पैसेज में, उसको इंक्रीज़ करेगा। इंक्रीज़ करते के साथ ही क्या होगा कि जो हमारे गले में म्यूकस ऑलरेडी पहले से था, जिसके वजह से हमें कफ हो रहा था, ये एक्वस सिक्रीशन उसमें मिक्स होगा, उसे डाइल्यूट करेगा और जिसके वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वॉल्यूम बढ़ते एज रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस वो हमारे बॉडी से कफ के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया पोटेशियम आयोडाइड। ये क्या कैसे होता है, इरिटेट करेगा हमारे एयरवेज के जो म्यूकोजल लेयर है उसको इरिटेट करेगा। इरिटेट करने की वजह से एक्वस सिक्रीशन रिलीज होगा। ये सिक्रीशन उस एरिया में जो कफ एक्यूमुलेटेड था या जो म्यूकस एक्यूमुलेटेड था उसमें जाके मिक्स होगा, उसे डाइल्यूट करेगा। डाइल्यूट करते के साथ ही वॉल्यूम इंक्रीज़ हो चुका है। जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा हमारे कफ के थ्रू, वो कफिंग के थ्रू वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो ये था हमारा डायरेक्ट स्टिमुलेंट्स। दूसरा आता है हमारा रिफ्लक्स स्टिमुलेंट्स। रिफ्लक्स स्टिमुलेंट्स क्या करता है, जैसा डायरेक्ट स्टिमुलेंट्स क्या कर रहा था, हमारे एयरवेज के म्यूकोजा को इरिटेट कर रहा था, ये क्या करता है रिफ्लक्स वाला कि जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके म्यूकोजल को इरिटेट करेगा। ठीक है, जिसके वजह से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का सिक्रीशन इंक्रीज़ होगा और फिर कफिंग के थ्रू निकल जाएगा। दोनों में वही बेसिक सी वही चीज़ है कि इरिटेशन कॉज करता है म्यूकोजल लेयर को और जिसके वजह से वो सिक्रीशन हमारा बाहर आ जाएगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा गुआफेनिसिन, जो कि हम लोग ओरली एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये था सिक्रीशन इन्हांसर। सिक्रीशन इन्हांसर्स का बेसिक काम क्या है कि हमारे ब्रोंकियल सिक्रीशन को इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से वो म्यूकस जो एक्यूमुलेटेड था उसमें डाइल्यूट हो जाएगा और डाइल्यूट होते के साथ ही वॉल्यूम बढ़ गया और वॉल्यूम बढ़ गया तो वो हमारे बॉडी से कफिंग प्रोसेस के थ्रू बाहर आ जाएगा। सेकेंड था हमारा क्लासिफिकेशन म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स का भी जैसा कि बताया, म्यूकोलाइटिक्स मतलब म्यूकस जो एक्यूमुलेटेड है उसमें लाइसिस करेगा और लाइसिस करने की वजह से म्यूकस हमारा ब्रेकडाउन होगा और वैसे ही उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी और वो बाहर निकल जाएगा। तो क्या था, दीज आर दोज ड्रग्स विच ब्रेक द म्यूकस एंड रिड्यूस विस्कोसिटी, यानी म्यूकस को ब्रेक डाउन करेगा और फिर विस्कोसिटी उसकी रिड्यूस हो जाएगी और विस्कोसिटी जैसे ही रिड्यूस होगी वो कफ के थ्रू बाहर आ जाएगा। बेसिकली म्यूकोलाइटिक्स जो ड्रग है वो हम लोग यूज़ करते हैं COPD में और वेट कफ में, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया है कि COPD क्या होता है और वेट कफ क्या होता है। तो अगर याद ना हो तो वहाँ से एक बार कवर कर लेना। ये जो म्यूकोलाइटिक्स होते हैं ना, ये एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं, तो इसका जो भी एयरवेज में इन्फ्लेमेशन है उसमें भी यूज़ एक हो सकता है। तो ये था हमारा म्यूकोलाइटिक्स का डेफिनेशन। अब म्यूकोलाइटिक्स और जो सिक्रीशन इन्हांसर्स हैं ये सारे जो हैं बेसिकली एक ही मैकेनिज्म से काम करते हैं, तो सबका इंडिविजुअली MOA देखने से कोई फ़ायदा है नहीं, वो आपके नोट्स और वीडियोस दोनों लेंदी हो जाएंगे। तो एक कॉमन सा हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रोमहेक्साइन, जो कि एक म्यूकोलाइटिक्स है, क्लासिफिकेशन में मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो हम लोग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं और जैसा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मेजॉरिटी ऑफ म्यूकोलाइटिक्स ऐसे ही काम करती है क्योंकि बेसिक प्रोसेस क्या है, म्यूकस को ब्रेक करना। तो ये सारे एक तरह से एक ही वे में काम करेगी। तो ब्रोमहेक्साइन जो है वो एक अल्कलाइड वैसीन डेरिवेटिव है जो कि वसाका प्लांट से ऑब्टेन होता है। वसाका प्लांट के बारे में आप लोग फार्माकोग्नोसी में पढ़ोगे। तो ये एक नेचुरल डेरिवेटिव है वसाका प्लांट का, जो कि अल्कलॉइड इन नेचर होता है। ये सारे फार्माकोग्नोसी के टर्म्स हैं। तो अब इसका MOA देख लेते हैं। ये क्या करता है, ब्रोमहेक्साइन जो म्यूकस ग्लैंड है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उस पर जाके एक्ट करेगा। जैसे ही उस पर एक्ट करेगा, जो ब्रोंकियल सिक्रीशन है ना उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा। अब जैसे ही स्ट्रक्चर में चेंज आया, ये क्या करेगा, इन्हांस करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ म्यूकस बाय रिड्यूसिंग इस विस्कोसिटी। जैसा कि म्यूकोलाइटिक्स में पहले भी बताया कि क्या करता है, ये विस्कोसिटी रिड्यूस करता है। तो यहाँ भी वही हो रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो म्यूकस ग्लैंड है ये ड्रग आया, उस पर एक्ट किया, ब्रोंकियल सिक्रीशन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसके वजह से विस्कोसिटी म्यूकस की रिड्यूस हो जाती है और उससे ईजी हो जाता है ट्रांसपोर्ट थ्रू सीलियरी एक्टिविटी इन आवर ब्रोंकस। ब्रोंकस में जो सीलिया है उसके सीलियरी मूवमेंट की वजह से फिर उस रिड्यूस्ड विस्कोसिटी वाले ब्रोंकियल सिक्रीशन का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और जिसकी वजह से म्यूकोसीलियरी क्लियरेंस, यानी कि म्यूकस का सीलियरी मूवमेंट के थ्रू क्लियरेंस हो जाएगा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से।
अल्टीमेटली यहाँ भी वही हुआ कि सिक्रीशन बाहर आया। डोज क्या होता है? डोज देखो, चाइल्ड में 2 to 2.5 ईयर्स वाले को जो है 2 mg देते हैं थ्राइस अ डे to 4 mg। 6 से 11 साल वालों को 4 से 8 mg देते हैं थ्राइस, और एडल्ट को दिया जाता है 8 to 16 mg एज नीडेड। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जैसा कि बताया बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोलॉजी में, तो इससे रैशेज होते हैं, स्वेटिंग, डायरिया, अपर एब्डोमिनल पेन और अर्टिकेरिया, ये सारा इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को बिल्कुल याद रखना, क्योंकि अक्सर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में से पूछ दिया जाता है कि इस क्लास ऑफ ड्रग्स के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस बताओ, या फिर MCQs में या 1 मार्क्स में आ गया कि ये एक पर्टिकुलर एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, तो ये कौन से क्लास ऑफ ड्रग से होता है। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा लास्ट फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या देखते हैं हम लोग? ADME। एब्जॉर्प्शन कैसे? GIT के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूशन 95% जो होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के थ्रू होता है। ये ड्रग जो है ये हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर और प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, इसलिए अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी को इसे एडमिनिस्टर करना है तो विदाउट कंसल्टेशन हम नहीं कर सकते। इसकी मेटाबॉलिज्म हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ाया जा चुका है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और एक्सक्रीशन इसका वाया किडनी। तो ये था हमारा एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स हमारा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो है हमारा नेज़ल डीकंजेस्टेंट। दूसरा हमारा छोटा सा टॉपिक, ये 1 पेज में ख़त्म होने वाले सारे टॉपिक्स हैं। अब नेज़ल डीकंजेस्टेंट क्या होता है? नेज़ल मीन्स नोज़ की बात हो रही है। डीकंजेस्टेंट, कंजेस्टेंट का मतलब जो कंजेशन हो रहा है उसको रिमूव करने वाला जो एजेंट होगा वो होंगे हमारे डीकंजेस्टेंट। तो नेज़ल डीकंजेस्टेंट यानी कि किसी भी तरह के फ्लू में या कॉमन कोल्ड में हमारे नोज़ में कंजेशन हो जाती है, बहुत कॉमन सी चीज़ है, तो उसे रिमूव करने में जो ड्रग्स काम आती हैं वो आती है हमारा नेज़ल डीकंजेस्टेंट में। तो ये क्या होता है, कैसे होता है? आपको ही पता है कि ये कोई भी इरिटेशन या फिर किसी तरह का फ्लू एलर्जी की वजह से हमारे नेज़ल कंजेशन हो जाता है, ठीक है, जिसके बाद फिर रनी नोज़ और फ्लू वाले सारे सिम्टम्स आपको दिखेंगे। एक बेसिक डेफिनेशन, एक प्रॉपर फार्मास्यूटिकल डेफिनेशन इसका क्या होगा? दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज टू रिलीव नेज़ल कंजेशन इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो भी कंजेशन हुआ है उसको रिलीव करने में जो ड्रग्स यूज़ होते हैं वो हमारे नेज़ल डीकंजेस्टेंट होते हैं। काम कैसे करते हैं? जो नेज़ल पैसेजेस में जो क्लॉग्ड पोर्स हैं या फिर जो भी पैसेज हमारा क्लॉग्ड या क्लोज हो चुका है उसे ओपन करता है। अब ये ओपन कैसे होगा? ओपन कराया जाएगा कंस्ट्रिक्शन करा के। इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि कंजेशन है तो हम लोग वहाँ पे डायलेशन कराएंगे, नहीं, उससे सिम्टम्स तुम्हारे और वर्स हो जाएंगे। हमारे जो पैसेज हैं वो क्लॉग्ड हैं, वो ब्लॉक हो चुके हैं, तो हमें वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन कराना होगा ताकि फोर्सफुली वो सारे के सारे ओपन हो जाएं। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं नेज़ल डीकंजेशन के? एलर्जिक राइनाइटिस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, किसी भी तरह का कोई मेडिकेशन, इन्फेक्शन या फिर हार्मोनल चेंजेस, इन सारी चीज़ों से आपका कंजेशन हो सकता है। सिम्टम्स क्या है? नोज़ ब्लीडिंग, स्मेल और टेस्ट की जो सेंसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, हमें किसी चीज़ को टेस्ट और स्मेल करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आएगी। रनिंग नोज़, स्नीजिंग, सोर थ्रोट, वाटरी आइज़, अपर जॉ और टूथ पेन। ये अपर जॉ और टूथ पेन बहुत सिवियर केस में होगा, जब आपका कंजेशन कुछ ज़्यादा हो चुका है तब होता है ये था हमारा नेज़ल डीकंजेस्टेंट का ओवरव्यू। अब हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेज़ल डीकंजेस्टेंट। क्लासिफिकेशन 2 बेसिक क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला था हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पे और दूसरा सिम्पैथोमिमेटिक डीकंजेस्टेंट, ठीक है। 2 पे है, काम दोनों एक ही वे से करेंगे। कंजेशन है, हमें उसे रिमूव करना है, कैसे करना है? वैसो कंस्ट्रिक्शन करा के। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पे हमें 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया। एक होता है शॉर्ट एक्टिंग, एक लॉन्ग एक्टिंग, और फिर तीसरा जो होता है वो होता है लॉन्ग एक्टिंग जो टॉपिकल। पहला लॉन्ग एक्टिंग हमें देखना है ओरली टॉपिकली जो एडमिनिस्टर किया, वो शॉर्ट एक्टिंग, और दूसरा हम लोग देखेंगे टॉपिकल ही है पर लॉन्ग एक्टिंग है। और फिर जो हमारा लास्ट है वो होता है लॉन्ग एक्टिंग जो कि हम लोग ओरली एडमिनिस्टर करेंगे। तो इसके एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रखे हैं। क्लासिफिकेशन ज़्यादा ड्रग्स नहीं है इसमें, जो 2-2, 3-3 कॉमन से ड्रग्स लिख रखे हैं वो याद कर लेना, और क्लासिफिकेशन आए तो आप इतना मेंशन कर दोगे तो वो इनफ होगा। दूसरा जो था हमारा सिम्पैथोमिमेटिक डीकंजेस्टेंट। सिम्पैथोमिमेटिक डीकंजेस्टेंट या फिर हम लोग इसे अल्फ़ा रिसेप्टर एगोनिस्ट भी बोल सकते हैं। अल्फ़ा रिसेप्टर का एगोनिस्ट जो होता है उसे हम लोग सिम्पैथोमिमेटिक भी बोल सकते हैं।
अब अल्फ़ा रिसेप्टर जो होता है उसका कंस्ट्रिक्शन में सबसे बड़ा रोल होता है और हमें यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन ही कराना है क्लॉग्ड पोर्स को ओपन करने में, क्लॉग्ड पैसेजेस को ओपन करने में। तो इसलिए हम लोग अल्फ़ा रिसेप्टर एगोनिस्ट का यूज़ करेंगे। इसमें आता है हमारा अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख रखे हैं, इसे एज इट इज़ याद कर लेना क्योंकि क्लासिफिकेशन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले भी कई बार बोल चुका है। अब जो हमारे डीकंजेस्टेंट होते हैं ना, ये भी इनका भी एक बेसिक सा ही प्रोसेस है अपना एक्ट करने का, जैसा कि बताया कंस्ट्रिक्शन कराना है और पैसेजेस को ओपन करना है। तो एक कॉमन सब ड्रग्स का एमओए देखने से अच्छा एक कॉमन हम लोग उसमें से समराइज करके एक देख सकते हैं। आप लोग इसे सारे एमओए में डाल सकते हो, नेज़ल डीकंजेस्टेंट के सारे एमओए में, ठीक है। तो डीकंजेस्टेंट क्या करता है, ये अल्फ़ा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन की एक्टिविटी है उसको इन्हांस करेगा। ये सारे क्या करते हैं, जो है हमारे बॉडी में जो इमरजेंसी कंडीशंस हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। और जो है कंस्ट्रिक्शन का बेसिक जो रोल है, कंस्ट्रिक्शन का जो बेसिक प्रोसेस है वो इन्हीं दो के थ्रू होता है, जो कि अल्फ़ा 1 रिसेप्टर के एक्टिवेशन पे होता है। तो जैसे ही कि ये अल्फ़ा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे जाके एक्ट किया, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन की एक्टिविटी को इन्हांस करा। जैसे ही इनकी एक्टिविटी इन्हांस हुई, क्या होगा, हमारा वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा और नेज़ल पैसेजेस में कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट जैसे ही होगा, जो नेज़ल म्यूकोजा में डिकंजेशन हुआ है और जो साइनस जो हम हमारे रेस्पिरेटरी पैसेजेस होते हैं उसमें कैविटीज़ होते हैं जो कि हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है, जिससे ब्रीदिंग अच्छे से होती है। तो कंजेशन में क्या होता है ना, इन साइनसेस में भी ना म्यूकोजा का डिपोजिशन हो जाता है, जिस वजह से सरफेस एरिया बहुत कम हो जाता है और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। तो ये डीकंजेशन क्या करेगा, जो नेज़ल म्यूकोजा है उसमें डीकंजेशन कराएगा और साथ ही साथ जो साइनसेस हैं उसमें भी डीकंजेशन कराएगा, जिसके वजह से हमारा इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाएगा। जो भी स्वेलिंग हुई है उन सारे एरियाज़ में वो सब रिड्यूस हो जाएगा और उसी के साथ हमारे कंजेशन के जो सिम्टम्स आ रहे थे वो कम हो जाएंगे और फिर हमारा डीकंजेस्टेंट का जो रोल है वो दिखेगा हमें। तो ये कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है डीकंजेस्टेंट का। ऐसे आप जितने भी डीकंजेस्टेंट के एमओए अगर एग्जाम्स में आते हैं तो आप ये वाले एमओए को वहाँ पे इजीली मेंशन कर सकते हो। समराइज़ किया है, सिंप्लीफाई किया है, ताकि आपको बहुत सारे एमओए ना देखने पड़े, ना याद करने पड़े। एडवर्स ड्रग रिएक्शन अब हम लोग देख लेते हैं इन सारे डीकंजेस्टेंट का। सीएनएस पे इसका क्या एडीआर होता है, इंसोम्निया, यूफोरिया, डिजीनेस, हेडेक, नींद नहीं आएगी, एक्स्ट्रा एनर्जी फील होगी, डिजीनेस, हेडेक। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इसका एडीआर होता है, पाल्पिटेशन, यानी कि जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर बहुत अजीब वे में बीट करने लगती है, बहुत फास्ट हो जाती है। हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया कंडीशन होता है हार्ट का जिसमें कि अब आपका जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। जीआईटी पे इसका क्या इफ़ेक्ट है, नोसिया, वोमिटिंग और अदर्स कुछ अलग से जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस बॉडी में दिखे जाते हैं वो होता है म्यूकोजल इरिटेशन, यानी जो म्यूकोजल लेयर है हमारे नोज़ में उसमें इरिटेशन सी फील होगी। कभी कभी एक्सट्रीम केस में हमारा नोज़ जो है वो ड्राई हो जाएगा और थ्रोट भी हमारे में उसमें थ्रोट में भी हमें ड्राइनेस फील होगी। तो ये सारे थे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हमारे नेज़ल डीकंजेस्टेंट के। अब कुछ कंट्राइंडिकेशंस हैं नेज़ल डीकंजेस्टेंट के। जो इफेड्रीन है ये कंट्राइंडिकेटेड होता है उन पेशेंट्स में जिन्हें एक्सट्रीम हाइपरटेंशन, एरिथमिया या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हम लोग उनमें इफेड्रीन कंट्राइंडिकेटेड होता है क्योंकि इससे उनके ये सारे डिजीज़ के जो सिम्टम्स है वो वर्स हो जाएंगी, मे बी उनके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। ऑल्सो कंट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स हैविंग क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक आई की प्रॉब्लम होती है, तो जिन्हें क्लोज एंगल वाली ग्लूकोमा होती है उन सारे पेशेंट्स में भी इफेड्रीन को जो है हम लोग कंट्राइंडिकेट करते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो सेकेंड टॉपिक था नेज़ल डीकंजेस्टेंट वो भी ख़त्म हो चुका है। लास्ट एक टॉपिक है हमारा, वो है हमारा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, दीज आर दोज ड्रग्स जिसका प्राइमरी एक्शन क्या होता है कि जो हमारा सीएनएस है, सीएनएस को स्टिमुलेट करने का काम है या फिर जो स्पेसिफिक कुछ ब्रेन के फंक्शंस हैं उसको इम्प्रूव करने का काम है, ठीक है। या फिर इसे हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये वो ड्रग्स हैं जो हमारे रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करेंगे। नाम में ही है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स, तो ये हमारे रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करेंगे और इनकी प्रॉपर्टी होती है कि जो कॉन्शियसनेस है उसे रीस्टोर करना,
कब? जब कोई इंसान फेंट हो गया है, बेहोश हो गया है, या फिर अगर कोई इंसान कोमा में है, उसके कॉन्शियसनेस को वापस लाना है तो उसे रीस्टोर, उसके कॉन्शियसनेस को रीस्टोर करने में हम लोग रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स का यूज़ करते हैं। तो प्राइमरी एक्शंस का क्या हो गया कि ये स्टिमुलेट करेगा हमारे CNS के एक्टिविटी को ग्लोबली, या फिर किसी स्पेसिफिक एक ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करने का इसका काम होता है। अब ये काम कैसे करता है? इट वर्क्स बाय स्टिमुलेटिंग द CNS को ये स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से उसका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ जैसे ही करेगा, कैसे? हमारा टाइडल वॉल्यूम जो होता है उसे इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। अब टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम होता है एयर का, जो कि इंसान नॉर्मल एक ब्रीथ में इनहेल या एक्सहेल कर रहा होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट सा नोट है कि CNS और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स जो होते हैं ना, एक जनरलाइज्ड एक्शन प्रोवाइड करते हैं, मतलब ओवरऑल इनका एक एक्शन होता है, और अगर इसे हायर डोज में दिया गया तो इससे कन्वर्जन्स भी पेशेंट में देखा जा सकता है। तो काफ़ी सोच समझ के और डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसके डोजेस को दिए जाते हैं। अब जो है कई बार ऐसा होता है ना कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स, अगर उससे बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो वो एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स टर्म यूज़ करके नहीं, वो दूसरा टर्म यूज़ करके भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स को हम लोग एक और टर्म देते हैं जिससे कहते हैं हम लोग एनालिप्टिक्स। आपसे एनालिप्टिक्स बोल के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स के बारे में पूछ रहा है तो आपको वहाँ पे उसके बारे में मेंशन करना है। इसका क्लासिफिकेशन क्या है? 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो पहला क्लास है ड्रग्स, जो डायरेक्टली हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर जो हमारे ब्रेन में है उसको एक्टिवेट कर दिया, जिसके एग्जाम्पल हो गए कैफीन, इटिमिजोल। दूसरा एग्जाम्पल होता है वो ड्रग्स जो कि हमारे रिफ्लेक्स एक्शन पे एक्ट करते हैं, जैसे लोबेलिन एंड साइटिडोन। तीसरा जो होता है हमारा मिक्स एक्शन है, रेस्पिरेटरी सेंटर प्लस रिफ्लेक्स एक्शन दोनों मिक्स एक्शन में जो शो करे, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कार्बोजेन एंड निकेथामाइड। इसका कोई खास MOA नहीं है। कॉमनली एक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स मार्केटेड यूज़ में आता है जिसका नाम होता है डॉक्साप्राम हाइड्रोक्लोराइड, एक ऐसे आता है मार्केटेड सोल्यूशन है। मार्केट में इसे डोप्राम, स्टिमुलेक्स और रेस्पिराम के नाम से भी जाना जाता है, मार्केटेड है ये। तो वो डॉक्साप्राम हाइड्रोक्लोराइड होता है जो कि एक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स है, सेंट्रल न्यूरॉन्स हैं, उसमें एक्साइटेशन करता है, एक्साइटेशन कॉज करेगा। लो डोजेस में जो है वो सेलेक्टिव होते हैं फॉर द रेस्पिरेटरी सेंटर अदर देन एनालिप्टिक्स। मतलब लो डोजेस पे, जैसा कि पहले बताया कि अगर इसकी डोज बढ़ी तो कन्वर्जन कॉज कर सकता है। एक लिमिटेड कंसल्टेड डोज पे ये बहुत सेलेक्टिव होता है एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स, और सारे जितने भी एनालिप्टिक्स हैं उसमें सबसे अच्छा इसे माना जाता है एट लो डोजेस। जो कैरोटिड और एरोटिक आर्क होते हैं ना हमारे बॉडी में, जो कि जिनका काम होता है, जिनके पास कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, जो बॉडी में किसी भी तरह के वॉल्यूम में जो चेंज होता है उसे डिटेक्ट करने का काम होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन स्टिमुलेट करने में इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। ये 11th-12th की स्टडीज़ में पढ़ाया जा चुका होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो आप उसे वहाँ से एक बार रिवाइज कर लेना, ऐसे उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। यहाँ पे बस पॉइंट है कि हाँ, रेस्पिरेशन स्टिमुलेट होता है थ्रू दिस बॉडी आर्क, क्योंकि इनके पास कीमो रिसेप्टर्स होता है जो डिटेक्ट करते हैं। और फिर उसके बाद ये क्या कर देंगे, फिर जो हमारा ब्लड प्रेशर फॉल हुआ था वो राइज हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का एक्शन हो गया, क्योंकि अगर कोई इंसान कोमा में है या फिर फेंट हो चुका है तो उसे कॉन्शियसनेस को रीस्टोर करने में हमें उसके ब्लड प्रेशर को राइज कराना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ये डॉक्साप्राम आराम से कर सकता है। इसकी डोज क्या होती है? ये इन्फ्यूजन में दिया जाता है, यानी कि IV या फिर IM के थ्रू इसे एडमिनिस्टर किया जाता है। इसका डोज है 40 to 80 mg IM या IV, या 0.5 to 2 mg per kg per hour IV इन्फ्यूजन। तो इसी के साथ हमारा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट भी ओवर हो गया, यानी कि फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि फर्स्ट यूनिट का पहला पार्ट था, वो ओवर हो चुका है। ये सारे नोट्स के जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके एक्सेस कर लेना। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स विच एक्ट ऑन GIT। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।